स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एल्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। प्ले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए वहाँ पर आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे पब्लिकेशन का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, वहाँ पर जाइए आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग किरण पब्लिकेशन का भी लेकर के चलेंगे प्रैक्टिस सेट। काफ़ी टाइम कम बचा है दोस्तों, और चलिए सीधे चलते हैं इसे बिना देरी किए प्रश्न की ओर। प्रश्न विचार से पहले एक अनुरोध है कि जो भी विजिट करके चैनल को नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो उन लोगों को भी लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है कौन सी पहाड़ी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। किसके? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, इसका याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है डोडा बेटा की ऊंचाई? 2637 मीटर। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न से हम लोग काफ़ी सारे प्रश्न का मतलब डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर के संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। कह रहा है यहाँ पर कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत का पूछा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 6-4 से देखिएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 6-4 से 37-6 उत्तरी अक्षांश आपको हो जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। यहीं आपको देखिएगा प्रश्न पूछता है दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से अगर भारत का मुख्य भूभाग जो होता है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और दक्षिणी अक्षांश अगर पूछेगा तो उसमें हो जाता है दोस्तों 68-60 से 97-25। ठीक है, पूर्वी देशांतर में 68-60 से पूर्वी 97-25 ये पूर्वी देशांतर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि भारत का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछ देगा तो कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे भी साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 3 नंबर। यहाँ से प्रश्न कहता है यहाँ से कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा है। तो 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी है ये। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि आपको कौन सी ये देश में पड़ता है? तो इक्वाडोर, नाम याद रखिएगा, इक्वाडोर देश में आपको ये पड़ता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5897 मीटर। कितनी है? 5897 मीटर है। इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर के, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद यानी कि सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा, ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा अगर युद्ध क्षेत्र पूछ देगा तो सियाचिन ग्लेशियर याद रखिएगा ये। ठीक है, ये आपको सियाचिन कहाँ पड़ता है? लद्दाख का ये हिस्सा है, लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ध्यान देंगे कि भारत की कौन सी नदी है जिसको अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की उसे संज्ञा दी गई है। कौन सी नदी है? 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी को। कौन सी नदी है? दामोदर नदी, जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, इस नदी के जो दामोदर नदी है, इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना जो कि दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। इसे भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि मैरियाना खाई, ठीक है, किस महासागर तल में स्थित है। मैरियाना खाई यानी कि जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, तो सबसे गहरा आपको ये गर्त यानी कि खाई के नाम से जाना जाता है। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको स्थित है। ध्यान देंगे, देखिएगा प्रशांत महासागर यहाँ पर पूर्वी भी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा, इसकी गहराई कितनी अगर पूछ देगा दोस्तों
मेरियाना खाई की, मेरियाना गर्त की, तो 11,033 मीटर, याद रखिएगा 11,033 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से 7 नंबर की, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको हम लोग मिलान करेंगे कि कौन सी झील कहाँ इसकी अवस्थिति है। तो जैसलमेर झील कहाँ पड़ता है? ये जैसलमेर झील आपको राजस्थान में ही पड़ता है, सही है। बड़खल झील आपको ये फरीदाबाद हरियाणा के आपको ये फरीदाबाद में स्थित है बड़खल झील, याद रखिएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। लोकटक झील आपको मणिपुर में ही है, और कालीवेली झील जो है ये आपको तमिलनाडु में ही, आपको सीधा सीधे दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा संघ राज्य क्षेत्र का पूछ रहा है यहाँ से वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। 8 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 8 में जो है कि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। सिर्फ संघ का अगर वर्णन पूछ जाएगा दोस्तों तो भाग 5 में आता है, ठीक है, भाग 5 में। और भाग 6 में क्या है देखिएगा, ये भाग 6 में है आपको सिर्फ राज्य का वर्णन किया गया है, स्टेट का, ठीक है। भाग 10 में आपको अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर प्रश्न पूछा है तो भाग 8 हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ध्यान देंगे मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में किसे नहीं रखा गया है। तो देश की रक्षा करना, ध्यान दीजिएगा देश की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। आपको मौलिक कर्तव्य ध्यान दीजिएगा टोटल कितने हैं अगर प्रश्न पूछता है तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में, ठीक है, भाग 4 के ए में आपको स्थित है। 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, और इनमें से जो कह रहा है आयकर का भुगतान करना, ध्यान दीजिएगा यही आपको नहीं है। आयकर का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना यह भी आपको मौलिक कर्तव्य में आपको शामिल है। जन संपत्ति की रक्षा करना यह भी आपको मौलिक कर्तव्यों में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको आयकर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। ध्यान देंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 साल में क्या गठित करती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग गठित करती है। वित्त आयोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आपको वित्त आयोग ऐसे अनुच्छेद 280 में आता है, ध्यान दीजिएगा वित्त विभाग का। लेकिन वित्त आयोग जो पूछ रहा है कि राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है, 243, ठीक है, 243 की आई में है, ठीक है, 243 के आई में आपको पड़ता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर की भारत की संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था, ठीक है। ऐसे आया था आपको ये 2009 में, ठीक है। भारत के संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था 2009 में आया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसे भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन जो किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, वो आपको प्रावधान जो है कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है। 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो भी कहता है आपको, ये भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी साथ साथ लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग इस पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13 नंबर, यहाँ से प्रश्न संख्या 13 देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है।
ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी, ये जो है आपको मूल उद्देश्य, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया। तो ध्यान देंगे, 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या होता है, जो जिस राज्य में आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों विद्यमान हैं, आपको उसी को कहा जाता है द्विसदनात्मक विधानमंडल। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, इनमें से कह रहा है। भारतीय चुनाव आयोग का इनमें से वर्क बोल रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पंचायतों का चुनाव करवाना, यही आपका नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अदरवाइज देखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये तीनों कार्य जो है कि चुनाव आयोग का है, भारतीय चुनाव आयोग का। लेकिन पंचायतों को चुनाव करवाना नहीं है आपको ये कार्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल कौन कौन सा पदार्थ होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में पूछ रहा है कि प्रमुख संगठक कौन कौन से। 16 का डी हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ स्पेडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो कि अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो सीमेंट का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, आपको 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर था जोसेफ स्पेडिन ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है। ध्यान देंगे, ईस्ट का जो उपयोग है वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि यह श्वसन करता है क्या। तो इसका 17 का देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है। 18 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन सा कथन गलत है। वनों की कटाई गलत पूछ रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में, यानी कि इफेक्ट में, यानी कि वन की जब कटाई होगी तो कौन सा इसमें से प्रभाव है जो कि गलत है यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, 18 का को देखिएगा, यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। ये तो सही है कि अगर जंगल की कटाई होगी तो प्राकृतिक आवास को नष्ट करेगा ही करेगा। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यही गलत है आपका। ठीक है, यह जब जंगल की कटाई होगी तो पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति कैसे देगा, नहीं देगा, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल होता है, यह भी आपका सही है, लेकिन एक गलत है, सी नंबर गलत के बारे में पूछ रहा था। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट है, देखिएगा 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ से आपको सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम का ये अयस्क है, कार्नेलाइट है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, अगर यूरेनियम का अगर अयस्क हम लोग जाने तो कौन कौन सा होता है, जैसे कि पिच ब्लेंड, कार्नेटाइट, ये दोनों आपको यूरेनियम का अयस्क है। और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर के, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, यानी कि सब्लिमेशन आपको जो होता है विधि से नहीं किया जाता है, पूछ रहा है। तो नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, कपूर और फिटकरी। यहाँ से देखिएगा 20 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि फिटकरी का जो है कि ऊर्ध्वपातन विधि से आपको नहीं किया जाता है शुद्धिकरण। बेंजोइक अम्ल हो जाएगा आपका, और कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन, ये सब आपको ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ अगर है तो उस पदार्थ को के अवयवों को किस विधि के द्वारा हम अलग करेंगे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन विधि के द्वारा हम लोग उसको अलग करेंगे। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जंग रहित लोहा बनाने
में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी है? जंग रहित लोहा, ठीक है, बनाने में कौन सी हम लोग धातु का उपयोग करेंगे? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमियम। उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जंगरोधी लोहा बनाने में क्रोमियम का हम लोग यूज़ करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु इनमें से पूछ रहा है कि नहीं है? तो 23 का डी हो जाएगा दोस्तों, तांबा। ये तांबा आपको जो है कि यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। ध्यान देंगे, अगर ब्लड में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होगा तो उसके होने से कौन सा रोग होता है? तो 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीसीथीमिया, ठीक है, पॉलीसीथीमिया हो जाएगा ये आपको रोग। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न अगर हो रहा है तो पॉलीसीथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज जो है आपको निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कि निकलता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आग्नेयाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा यह निकलता है, ठीक है। और अगर इंसुलिन का भी अगर बात की जाए तो इंसुलिन भी आग्नेयाशय के बीटा सेल से आपको ये स्रावित होता है, इससे भी ध्यान रखेंगे। आग्नेयाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का आपको श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुई थी? अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, ये किसके बीच हुआ था? तो 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मिलान करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिलान करने वाला यहाँ पर प्रश्न आया है, तो ध्यान दीजिएगा। राज्य पूछा है और संस्थापक पूछा है, कौन से राज्य के कौन से संस्थापक थे? तो 27 का देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैदराबाद का देखिएगा 2 नंबर में चले जाइए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने स्थापना किया था, संस्थापक थे हैदराबाद के। अगर बंगाल का देखा जाए तो बंगाल का ये 4 नंबर चले जाइए, मुर्शीद कुली खां बंगाल का। अवध का देखा जाए तो अवध 1 नंबर में चले जाइए, सादत अली खां। और मराठा का आपको शिवाजी ने किया था। इस प्रकार से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आगम, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। त्रिपिटक, ध्यान दीजिएगा, त्रिपिटक आपको ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है, इसे भी याद रखिएगा। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद 108 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18, सभी आप लोग को याद रखना है, सभी प्रश्न पूछा जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार पूछा जा रहा है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो 29 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, अहि क्षेत्र में पांचाल की। देखिएगा 16 आपको महाजनपद थे टोटल, ठीक है, 16 महाजनपद, उसमें भी आपको ये पांचाल भी आता है, ठीक है। तो अहि क्षेत्र, पांचाल की राजधानी अहि क्षेत्र थी। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इनमें से एक सुमेलित पूछ रहा है इनमें से। प्रथम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, ये गलत है आपको, पहला तो गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह भी गलत है, सही के बारे में पूछ रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो यह भी आपका गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान तो हुआ था लेकिन ये अंग्रेजी जीता था आपको, और चौथा वाले में आपको जो है कि मारा गया था। देखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, टीपू पराजित हुआ, हाँ बिल्कुल पराजित हुआ था, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, मारे गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, कौन से राजवंश ने? ध्यान दीजिएगा, 31 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदिल शाह। किसने? आदिल शाह ने। 32 नंबर देखेंगे, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था?
32 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई। ध्यान दीजिएगा, मुगल साम्राज्य की नींव के बारे में पूछ रहा है कि यानी कि मुगल साम्राज्य कब नींव रखा, कब से शुरुआत हुआ। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बाद। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसमें इब्राहिम लोदी जो है कि मारा गया था और उसी के पश्चात जो है कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 के बाद। इसको ध्यान रखिएगा। छोटा डेट 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 33 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, भारत में व्यापार करने का जो अधिकार दिया था, प्रदान किया था अधिकार, कौन से चार्टर में, कोई किसने दिया था? 33 का देखिएगा बी हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए, 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था भारत में। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनकी राजधानी थी लाहौर, लेकिन उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी के रूप में घोषित किया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, एच मैकेंजी ने किया था, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष हो जाएगा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर यहाँ से कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? 37 का ए हो जाएगा दोस्तों, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। ये लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की जो स्थापना की थी, किसने किया था? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लगभग आपको ध्यान दीजिएगा 300 नवीन शहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, कौन से किस वस्तुओं पर लगाई जाती है, किस पर? 39 का देखिएगा सी हो जाएगा, वस्तुओं के उत्पादन पर। वस्तुओं का जो आपको उत्पादन होता है उसी पर आपको एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? कौन सी योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी? 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? जो हम लोग सोचते हैं वो कौन सा भाग जो है कि कार्य करता है मस्तिष्क का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, आगे वाला जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क, ये आपको सोचने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर यहाँ से कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है इनमें से किसकी बनी होती है? तो 42 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेस्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेस्टिडोग्लाइकन से बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। ठीक है, 42 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पूछ देगा क्वेश्चन, तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोथ्रोम्बिन, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खून का जमना। ठीक है, खून का जमना यह शारीरिक क्रिया के लिए आपको महत्वपूर्ण होता है प्रोथ्रोम्बिन। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक है, तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रक जो है कि आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपको नहीं होता है। तो लाल रुधिर कोशिका और पुटिकानु, यानी कि पुटिकानु हिंदी वर्ड है, तो प्लेटलेट्स से ध्यान दीजिएगा 2 और 3। तो इस प्रकार आपको सी आंसर हो जाएगा कि आरबीसी और प्लेटलेट्स में जो है कि केंद्रक नहीं पाया जाता है।
45 नंबर प्रश्न है कि अतिशीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है। ध्यान दीजिएगा, अतिशीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमांक से नीचे। ठीक है, हिमांक से नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ठीक है, रासायनिक नाम यानी कि एसिटिक एसिड को ही हम लोग सिरका को कहते हैं। और अगर एसिटिक एसिड का आपको ये सूत्र पूछ देगा सिरके का, तो ध्यान दीजिएगा CH3 COOH होता है। ठीक है, CH3 COOH होता है इसका फार्मूला, रासायनिक फार्मूला। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसका IUPAC नाम आपको एथेनोइक एसिड होता है। अगर सिरके का IUPAC अगर नाम पूछ देगा तो एथेनोइक एसिड याद रखेंगे आप लोग। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? यानी कि कह रहा है कि सघन माध्यम से यानी कि एक ठोस माध्यम से विरल माध्यम में आपको जाता है तो क्या होता है? तो 47 का देखिएगा यहाँ से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा, अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है, अविलंब से क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगी। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है कि किस क्रम में होती है। तो 48 का देखिएगा बी हो जाएगा, पहले आपको आ जाएगा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। अगर इसी प्रश्न को घुमा के पूछ दे कि आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा यहाँ अवरोही क्रम में पूछ दिया है, यहाँ पर घुमा करके क्वेश्चन को, तो गामा फिर बीटा फिर अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 49 नंबर कि सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि सरल लोलक एक दोलक पूरा जो करता है, जितना समय लगाता है पूरा करने में, यानी कि एक जैसे कि लोलक जो है आपको इस तरह से इधर आया, फिर जाकर के इधर आया, आपको इस तरह से एक आपको दोलन पूरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? उसको आवर्तकाल कहते हैं। और एक आवर्तकाल का जो टाइम पीरियड होता है ये भी पूछता है, तो 2 सेकेंड याद रखिएगा, 2 सेकेंड होता है। 50 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से 50 नंबर के आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? 50 का सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस तो आपको पॉजिटिव में होता है, वही अवतल लेंस निगेटिव में होता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, साइन को भी याद रखेंगे। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? जल, निर्वात यानी कि शून्य, वायु या कांच में? किस में होगी प्रकाश की गति सबसे कम यानी कि न्यूनतम होगी? 51 का देखिए डी हो जाएगा, कांच में आपको प्रकाश की गति सबसे कम होगी, कांच में। ठीक है, निर्वात में अगर प्रकाश की चाल अगर पूछ दे तो कितना होता है इसका? निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं आपको अगर जल में पूछ दे दोस्तों, तो जल में 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, 2.25 होता है। और अगर कांच में पूछ रहा है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपको 52 नंबर कहता है यहाँ से कि जनित्र यानी कि जनरेटर का एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? ये 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर एक पढ़ते हैं, देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक वाला तो सही है कि जनरेटर हम लोग जो यूज़ करते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर 2 नंबर क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। पहला वाला सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको सही है। तो 1 और 3 यहाँ से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 52 का क्या हो जाएगा? डी में है, 1 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 53 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? कैसा बनेगा? देखिए सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी और बड़ा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का होता है? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न से मिश्र धातु का होता है। कौन सी मिश्र धातु का बना होता है? 54 का सी हो जाएगा, टंगस्टन और सोडियम का। हाइड्रोजन लैंप जो होता है उसमें टंगस्टन और सोडियम का मिश्र धातु से बना होता है ये। 55 नंबर प्रश्न है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हों क्या हों?
तो 55 का देखिएगा डी हो जाएगा समान विभव पर अगर हो। अगर समान विभव पर अगर रहेगा तो आपस में जोड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा जो है आपको करंट जो है नहीं प्रवाहित होगा आपको, समान विभव पर अगर होगा तो। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि केरल की शांति घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साइलेंट वैली के नाम से केरल को जाना जाता है, ये भी एक प्रश्न आता है। वही पूछा है कि केरल की शांति घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है ये। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि गरजने वाली चालीसा, खुद 50, चीखता 60, ये चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। ध्यान दीजिएगा 57 का बी हो जाएगा, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है कि भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकदार आपको अगर ग्रह प्लेनेट पूछेगा तो आपको शुक्र ग्रह ही हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह अगर पूछता है दोस्तों तो यूरेनस हो जाएगा, ये लेटा हुआ ग्रह। नेपच्यून हरे रंग का ग्रह है, पृथ्वी अपना नीले रंग का है, सभी लोग जानते होंगे। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। 59 का डी हो जाएगा निकेल और फेरस। क्या हो जाएगा, निकेल और फेरस यहाँ पर होता है, राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक परत की नीफे में होता है। देखिए नीफे, इस देखिए याद कर लीजिए, NIFE होता है ना, नीफे। ठीक है, NI से निकेल, FE से फेरस यानी कि वही लोहा होता है। निकेल और लोहा भी दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है सबसे कम। उसके बाद आपको मिजोरम आता है, मिजोरम का आपको 52 व्यक्ति, ठीक है 52। फिर उसके बाद सिक्किम का आता है 86, ठीक है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार आपको मापा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है। एक कमांड नहीं है पूछ रहा है इनमें से। 61 का देखिएगा दक्षिण पश्चिम कमांड आपको है, लेकिन बी आपको पूछ रहा है कि उत्तरी पूर्वी कमांड, ये आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही नहीं है। केंद्रीय कमांड है, सैन्य प्रशिक्षण कमांड भी आपको है। भारतीय सेना के कमांडों में पूछ रहा है, ये कमांड नहीं है, तो उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो स्वीकृत किया गया था, 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं आपको देखिएगा 13 फरवरी अगर पूछता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखना है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है पूछ रहा है इनमें से। कन्नौज, भागलपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ जो है। देखिएगा लखनऊ जो है कि आपको ये गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है, कन्नौज और भागलपुर है। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो हुई थी कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। तो 64 का देखिए सी हो जाएगा, वर्ष 1986 में ये घटना घटी थी। ठीक है, 26 अप्रैल चेरनोबिल में जो परमाणु दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुई थी। यह लागत और हताहत दोनों के मामले में आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा है, चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है। 65 का देखिए ध्यान दीजिएगा, 65 का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ये सही है आपका। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई, यही आपका ये वाला गलत है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद भी स्थित है, ये सही है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष 2023 को बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया।
माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2023 का जो बुकर पुरस्कार पूछ रहा है किसे सम्मानित किया गया है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पॉल लिंच को। किसे? पॉल लिंच को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। 67 का सी हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना है। 68 का बी हो जाएगा स्पेन बना है। कौन? स्पेन। ठीक है, स्पेन ने किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। ठीक है, 1-0 से इंग्लैंड को हरा करके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन हैं। ध्यान दीजिएगा, 69 का बी हो जाएगा बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल हैं आपको वास्तुकार। अगला प्रश्न 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनटीपीसी ब्राउनी। ठीक है, ब्राउनी का एनटीपीसी जो है आपको ये प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। 71 का ध्यान दीजिएगा, 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निखत जरीन। ठीक है, निखत जरीन ने जीता है। ये आपको 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ध्यान रखिएगा, 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। क्या है? किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसको श्रीलेंक्स के नाम से जाना जाता है, 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलंबो। ठीक है, कोलंबो में हुआ। 73 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया। 73 का सी हो जाएगा शाहरुख खान को दिया गया। किसे? शाहरुख खान को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अगर बारे में पूछेगा तो रानी मुखर्जी नाम याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में रानी मुखर्जी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक हो जाएगा संदीप रेड्डी वांगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में पूछेगा तो 12 फेल। ठीक है, 12वीं फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है। 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हिम तेंदुए। ठीक है, जो हाल ही में आयोजित जो हुआ है चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उसका शुभंकर क्या है, तो हिम तेंदुआ है। इसको याद रखेंगे। 75 नंबर इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो 2023 के शांति के क्षेत्र में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था किसे किया गया था। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को ये प्रदान किया गया था। नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ के लिए दोस्तों मैं आपको PDF में टेलीग्राम पर दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट होकर के वहाँ से ले सकते हैं PDF और रिवीजन कर सकते हैं टेलीग्राम से कनेक्ट होकर के मैथ और रीजनिंग भी। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।